नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और एक कदम बीजेपी की ओर आगे बढ़ा दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। करीब 3 बजे उम्मीद है कि वो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कल ही कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था। अब पडरौना सीट से उनके चुनाव लड़ने के आसार हैं। पडरौना सीट से आरपीएन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और देखिए, क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं। पहले यह खबर थी कि 3 बजे कार्यक्रम रहेगा उनकी सदस्यता ज्वाइन करने का, और अभी एक और अपडेट आ रहा है कि 2:30 बजे उम्मीद है कि 2:30 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और इसी दौरान में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब वो कमल थामने की तैयारी में है। अभी हाल ही में उनको स्टार प्रचारक भी घोषित किया गया। एक तरफ जहां देखिए कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेहनत भी कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता, कांग्रेस के अपने ही नेता पार्टी को छोड़कर, वो भी ऐसे मौके पर जब इनको अपने ऐसे नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कांग्रेस के अपने नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि खुद पडरौना से ही आते हैं आरपीएन सिंह, ये उनका अपना खुद का क्षेत्र रहा है यहाँ, तो ऐसे में अब उनको वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और ख़बर ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने उनको उतारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता थे आरपीएन सिंह। कौन उनका नाम नहीं जानता आरपीएन सिंह का कांग्रेस में। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी थे आरपीएन सिंह। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। खासतौर पर राहुल गांधी के साथ में उनके बड़े संबंध अच्छे रहे, लेकिन राहुल गांधी की टीम उनके साथ टिक नहीं रही। कई दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस प्रवक्ता थे पीयूष, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, आरपीएन सिंह के ऑफिशियल बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावनाएं करीब करीब है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। सूत्र यही बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ा है, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आरपीएन सिंह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में उनके पसंदीदा जो विधायक कुछ हैं उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे दे। शायद उनकी बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी, यही कारण है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी उनको छोड़नी पड़ी। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं यही बता रहे हैं। कुछ ही देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद पहले से ही है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, या खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम पदाधिकारी, खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि 2:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक बड़ी हस्ती भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। तो निश्चित तौर पे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आरपीएन सिंह वो बड़ी हस्ती हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, आरपीएन सिंह तो चले हैं अब बीजेपी की राह, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन पीयूष, क्योंकि उनका एक बड़ा नेता जा रहा है, वो भी चुनाव के इस वक्त पर जब बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतेगा तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी बयान देंगे, लेकिन अभी कोई भी कांग्रेस का नेता बयान देने से चुप्पी साध रहा है। कांग्रेस के नेताओं को अब तक लगता था, करीब करीब 1 महीने से ये खबर चल रही है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं को यही लगता था कि आरपीएन सिंह चूंकि पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, खुद राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। जिस टीम को कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीड करते थे, उस टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो, सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरपीएन सिंह अभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी का एक और खास बात ये भी है कि राहुल गांधी की जो अपनी टीम है, जिसको युवा टीम के नाम से जाना जाता था, उनकी अपनी इस टीम में सबसे ज्यादा टूट है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अब यहाँ पर देखिए जितिन प्रसाद भी उनके करीबी माने जाते थे, अब जितिन प्रसाद भी वहां से गए। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक और नाम कट गया उनकी सूची से, आरपीएन सिंह का, वो भी बीजेपी जा रहे हैं। इसकी कोई खास वजह सामने आई अभी तक?
महत्वाकांक्षाएं तो चलिए ठीक है, अब आरपीएन सिंह को लग रहा होगा कि बेहतर उनके लिए बीजेपी इस वक्त हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अभी क्या हालात है वो हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ही टीम में ऐसी टूट क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी को कई लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे चलाने वाले हो गए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से शीर्ष नेताओं के बयान आए कि कांग्रेस के जो आला कमान है, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी है, उनको अपने हाथों में कमान लेनी चाहिए। और सवाल ये था कि एक तरफ जहां वो जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, वहीं दूसरी तरफ सवाल सबसे बड़ा ये भी बना हुआ था कि कांग्रेस में इस तरीके की टूट खासतौर पे राहुल गांधी की टीम में ही क्यों हो रही है। लेकिन इस बीच अब आरपीएन सिंह को लेकर भी सवाल लगातार बने हुए कि आरपीएन सिंह का भविष्य फिलहाल बीजेपी में क्या कुछ होगा। जाहिर सी बात है, अपने बेहतर भविष्य की कामना के साथ में ही बीजेपी में वो प्रवेश कर रहे हैं, और बीजेपी लगातार इसी तरीके से जो अपनी और विरोधी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ लाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। और एक तरीके से अब बीजेपी ये परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रही है कि देख लीजिए, ये दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को भी बीजेपी की ही जो विचारधारा है वो पसंद आ रही है, और एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आरपीएन सिंह की तरफ से पीयूष कोई बात या उनकी तरफ से कोई बयान? जी बिल्कुल, देखिए अभी आरपीएन सिंह की ओर से सिर्फ एक ही लेटर उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस जो बायो है ट्विटर का, उससे कांग्रेस पार्टी का जिक्र हटा दिया। अभी थोड़ी देर में अगर वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद निश्चित तौर पे मीडिया को वो ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि आखिर वो किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन जिस प्रकार से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ा है, आप देखिए कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हाल में तो कर नहीं पाएगी कांग्रेस। जिस प्रकार से आरपीएन सिंह का एक अपना वर्चस्व रहा है, अपना वजूद रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्होंने काफी समय तक काम किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी। अलग अलग राज्यों में वो कई प्रभारी भी बनाए गए थे। अभी देखिए स्टार प्रचारक भी उन्हें बनाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। अभी कल ही की बात है कि स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया। तो तमाम जिम्मेवारियां दूसरी बात ये भी है कि जब इतने बड़े नेता को लेकर बीजेपी आ रही है तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी कुछ बड़ा ही बीजेपी ने सोचा होगा। तो क्या वाकई कुछ बड़ा सोचा है, या फिर ये सिर्फ परसेप्शन मेकिंग है जिसके कारण से दूसरी पार्टीज के नेताओं को लगातार बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम जो चंद विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक अलग अलग पार्टियों के बड़े दिग्गज नेताओं को ज्वाइनिंग करा रही है। अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के कुनबे से एक उनके यादव परिवार से ही अपर्णा यादव को उन्होंने ज्वाइन करा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करा लिया। अब आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रही है। आरपीएन सिंह के लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जरूर रखा होगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्र यही कह रहे हैं कि वो पडरौना से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि सूत्र बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले से ये भाप लिया था कि हो सकता है कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि आरपीएन सिंह का अपने क्षेत्र में भी, अपने विधानसभा में भी काफी वर्चस्व है, काफी उन्होंने काम किया है। आरपीएन सिंह को भी पसंद काफी लोग करते हैं। हालांकि यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, और भी संभव है कि और भी पद भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह को दे दे, और भी किसी बड़े पद पे आरपीएन सिंह को बैठा दे, क्योंकि आरपीएन सिंह अपने आप में एक बड़े दिग्गज चेहरे हैं। चूंकि देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जिम्मेवारियां देती है, लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर है कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में काफी वक्त लगेगा। जिस प्रकार से चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर वो कौन लीड कर रहा है, आखिर क्यों। ठीक है पीयूष, आपके पास वापस लौटते हैं हम। देखिए जाहिर सी बात है, फिलहाल आरपीएन सिंह को लेकर बीजेपी ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या फिर ये कह लीजिए कि कोई ना कोई प्लानिंग जरूर की है, जिसके तहत लगातार 1 महीने से बातचीत का दौर चल रहा था, और 1 महीने से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी अंदर खाने कि आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कांग्रेस फिर भी लगातार उन्हीं को लेकर अपने जो रोड मैप है वो तैयार कर रही थी। हाल ही में उनको स्टार प्रचारक भी घोषित किया गया। लेकिन ये क्या, एक बड़ा झटका कांग्रेस को ये जरूर है, क्योंकि आरपीएन सिंह का कद क्या है और कांग्रेस में वो किस तरीके से काम करते रहे, ये सब बखूबी जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उनका एक मजबूत नेता, वो भी चुनाव के वक्त पर बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो ये एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को जरूर है। इस बीच वेस्ट यूपी के जाट नेताओं से अमित शाह मुलाकात करेंगे। कल दोपहर दिल्ली में जाट नेताओं के साथ में उनकी मुलाकात है। 250 से ज्यादा जाट नेताओं से वो बातचीत करेंगे। एक जाट नेता के घर पर बैठक का आयोजन होगा। पश्चिम यूपी में है जाट समुदाय का सीधा सीधा प्रभाव, ऐसे में जाटों को साथ लिया मतलब नैया पार हुई। इसी स्ट्रैटेजी के तहत अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। 250 नेता होंगे,
जिनसे मुलाकात होगी अमित शाह की। और वेस्ट यूपी को लेकर देखिए बड़ी जबरदस्त प्लानिंग बनाई जा रही है। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को घोर नुकसान होगा, इस बात को लेकर खूब चर्चा चल रही है चारों। और बीजेपी का अपना आकलन भी यही बता रहा है कि किसान आंदोलन के कारण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत बीजेपी को दी थी, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो नाराज है। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का भी खूब दबदबा है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें एक बात समझ में आ रही है कि उनको इस वक्त संभालना, उनको समझाना बड़ा जरूरी है। इसमें 250 नेताओं के साथ में मुलाकात होगी। पीयूष तिवारी मेरे साथ, मेरे संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, 250 जाट नेताओं से दिल्ली में ही अमित शाह की मुलाकात, इस मुलाकात का पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रोड मैप इसको लेकर तैयार हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं भाग चुकी है कि किसान आंदोलन करीब करीब 12 महीने तक चला था और पश्चिम से ज्यादातर किसान आते हैं, खासतौर पे जाट समाज से लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहीं ना कहीं जाट समाज भी माना जाता रहा है। जिस प्रकार से पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बम्पर जो वोटिंग हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जो रणनीति है वो बदली है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा गठबंधन की बात करें तो तमाम प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। डोर टू डोर कैंपेन करने की बात की जा रही है और की भी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कुछ सीटों पे जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जाट नेताओं से करीब 250 जाट नेता हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जाट समाज को साधने की कोशिश होगी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाट नेताओं के जरिए जाटों को साधने की कोशिश होगी और जाटों की भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है ये बीजेपी बखूबी जानती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया। जानकारी सूत्रों से है कि 26 जनवरी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में नजर आएंगे। अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से पिछले हफ्ते अपना घर घर चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कैराना के बाद अब अमित शाह मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को कैराना गए थे और 17 से पहले हिंदू के कथित पलायन के मुद्दे का जिक्र उन्होंने यहां किया। उन्होंने कहा था कि कैराना के लोग अब डर नहीं रहे, कानून व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति विकास की प्राथमिक शर्त है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में इसे सुनिश्चित किया है। तो 26 जनवरी के बाद में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। खुद अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जा सकते हैं। 27 तारीख को ही राजनाथ सिंह बागपत में होंगे और गाजियाबाद में होंगे। देखिए 2-3 खास बातें जो आपको समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और उनको समझ में आ चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान बड़ा जबरदस्त है। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। पहला जो कदम था वो तब उठाया गया बीजेपी के द्वारा जब समझ में आ गया कि नुकसान होगा, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। क्योंकि लगभग 1 साल तक चले इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसानों की मौत हुई, किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्योंकि शुरुआती दौर में बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये तो किसान है ही नहीं, देश का किसान तो बहुत खुश है। लेकिन अब उसी किसान को मनाने की जद्दोजहद कवायदें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं और खुद बीजेपी के तमाम दिग्गज उतरे हैं। अब राजनाथ सिंह की जब बात आती है तो राजनाथ सिंह भी मनाने में खूब अच्छे हैं और अमित शाह की स्ट्रैटेजी का तो जलवा ही है, या बखूबी जानते ही हैं। तो ऐसे में तमाम दिग्गज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर अब आपको कुछ दिनों में नजर आने वाले हैं। वहीं यूपी के चुनावी मैदान में मायावती भी आखिरकार कूदेंगी। इंतजार था उनकी रैली का। इसी रैली को लेकर आपको हाल में याद होगा प्रियंका ने हमला भी किया था और कहा था कि हमें लगा कि वो अब कम से कम चुनाव के वक्त पर जरूर नजर आएंगे चुनाव में, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं। खैर, अब बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली करेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये रैली होगी। 2 फरवरी को मायावती आगरा में रैली करने जा रही हैं। आगरा में जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और ये जो जनसभा है, जो रैली है, वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बुलाई गई है। 1 फरवरी से दरअसल अलाउ है रैलियां करना, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं, कोरोना प्रोटोकॉल है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि 2 तारीख को आगरा में जनसभा होगी, रैली होगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। तो अब तक लगातार इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि
मायावती इस चुनाव में कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक वो सिर्फ अपनी जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया के जरिए चला रही हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये है कि सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अब खुद मायावती चुनावी मैदान में कूदने जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब ये बंदिशें लगी थी चुनाव आयोग की ओर से कोरोना को देखते हुए रैलियों को लेकर, उससे पहले तक जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी रैलियां कर चुकी थी और अपना जो ताकत का प्रदर्शन था वो किसी ना किसी तरीके से लगातार करती रही। लेकिन सिर्फ इकलौती पार्टी बसपा थी जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और मायावती ने तब तक एक भी रैली नहीं की थी, क्योंकि रैलियों को ताकत के प्रदर्शन के तौर पर एक सिंबॉलिक वे में जनता के समक्ष रखा जाता है कि देखिए इतना बड़ा जनसमूह हमारे साथ में है। एसके वाजपेयी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, 2 तारीख को खुद मायावती की भी रैली होने जा रही है, यानी आखिरकार ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो अब मायावती भी चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं। तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं उनकी इस रैली को लेकर, और इस रैली के दौरान में क्या कुछ खास स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखें तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव फोकस पर है, क्योंकि पहला चरण वहीं से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है। हालांकि अगर हम बीजेपी को देखें तो ज्यादातर रैलियां, उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, उनके कार्यक्रम वहां पहले हो चुके हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बड़ी रैली करने जा रही है और निश्चित है कि ये उनका कहना है कि ये जो रैली होगी उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जो आयोग के दिशा निर्देश है उनको पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसके तहत ये रैली की जाएगी। निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये रैली कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसके पहले जब रैलियां करती रही हैं तो उसकी रैलियों में बड़ी संख्या। चलिए, शुक्रिया एसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एटा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में एक साथ 150 नए मामले सामने मिले। कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 437 हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ में आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी कोरोना के आंकड़ों में राहत थी, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ इस जिले में 150 नए मामले सामने आए। एटा में कोरोना का कहर जारी है। 150 नए मामले सामने आने के बाद में जाहिर सी बात है हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या इस इलाके में 437 हो चुकी है। और बुलंदशहर में लालू यादव के दामाद राहुल यादव ने जनसंपर्क अभियान के दौरान जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। राहुल ने बगैर अनुमति के गांव में रोड शो निकाला, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि राहुल यादव सिकंदराबाद विधानसभा सपा आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जो कल भीड़ के साथ सनौटा गांव में जनसंपर्क के लिए निकले थे, जिससे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अनजान रहा। भीड़ के साथ चुनाव प्रचार का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जरा देखिए, ये लालू के दामाद हैं जिनको सिकंदराबाद से टिकट मिला है और भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त है यहाँ पर। अब इसकी कोई परमिशन ली नहीं गई, लेकिन ये वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हो रहा है। खचाखच भीड़। देखिए जरा, राहुल यादव सिकंदराबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्हें यहां समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कुछ कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है। पर यहां तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इन्हीं कोरोना प्रोटोकॉल की। जरा देखिए कितनी खचाखच भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहां। और खबर बुलंदशहर से है। जिला चुनाव प्रभारी के सामने फूट फूट कर रोए हैं सौरभ गोयल। पूर्व विधायक सांसद भोला सिंह पर आरोप लगाया, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। जिला चुनाव प्रभारी सुनीता दयाल के सामने फूट फूट कर रोए हैं सौरभ गोयल। जी जान के लिए जुटता हूं। मैं समता 20 साल से स्वयंसेवक हूं। किसी वजह से आपके मन का ना किया होता ना, तो आप जितने लोगों अपनी भी वोट डलवाते, पार्टी की जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और बनने के बाद में फिर वो ऐसा कर देते हैं कि साहब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मतलब ऐसी पोजीशन यदि आती है तो चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।